एनबीके जिस क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बीपीएससी मेंस के बिहार की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत अब तक मैंने आपके साथ मौर्ज कला तथा पाल कला के बारे में डिटेल से चर्चा किया है। इसी कला एवं संस्कृति को टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके साथ पटना कलम पेंटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। हम यहाँ पे देखते हैं कि पटना कलम चित्रकला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो पूर्व में के वर्षों में पिछले 10 वर्षों में अगर जो प्रश्न पूछा गया है तो 45वीं बीपीएससी मेंस 48 टू 52 जो बीपीएससी कंबाइंड मेंस हुआ था, इसके अलावा जो 56 से 59 जो कंबाइंड एग्जाम हुआ है, इसके अलावा 63 बीपीएससी परीक्षा तथा 66 जो कि 2021 में वर्ष हुआ, इसमें पटना कलम चित्रकला से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे हम लोग प्रश्न पे आते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। पटना कलम की मुख्य विशेषताओं के वर्णन कीजिए। यहाँ पे भी देखिए मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पे पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। यहाँ पे है विवेचना कीजिए। तो मुख्य विशेषताओं के वर्णन कीजिए तो सिंपली आप जो उसकी जो पटना कलम के बारे में चर्चा करते हो उसकी जो मेन फीचर उसकी चर्चा आप करेंगे। परीक्षण और विवेचना अगर रहता है तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका जो निगेटिव इम्पैक्ट है, माने निगेटिव पॉइंट क्या क्या रहा है उसकी भी चर्चा हम यहाँ पे कर लेंगे, मतलब आलोचनात्मक विवरणी हम यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। तो अगले कुछ 10 से 15 मिनट में हम जो चर्चा करेंगे सभी बातों को इसमें समाहित होगा। हम जो पटना कलम से संबंधित टॉपिक पर चर्चा करें उसमें ये है कि पटना कलम क्या है, इस पर किस किस कला का प्रभाव पड़ा है, इसका क्षेत्रीय विस्तार किस किस क्षेत्र में बिहार में रहा है, पटना कलम शैली के प्रकार कितने प्रकार के चित्र बनाए जाते थे, इसकी विशेषताएं क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। पटना चित्रकला शैली की तकनीक क्या है, जो कि और की चित्रकला से अलग इसको बनाता है। इसके पटना कलम शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन रहे, इसके पतन किस प्रकार हुआ तथा इसकी आलोचनात्मक विवरणी हम देंगे, क्योंकि सबसे लास्ट में इसकी विवेचना करेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पे देख चुके हैं कि यहाँ पे परीक्षण तथा विवेचना भी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो हम यहाँ पे आलोचनात्मक विवरण भी यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। अब हम लोग आते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान शाही दरबार में कलाकारों को प्रसन्न नहीं मिलने के कारण इसका पलायन अन्य क्षेत्रों में होने लगा। इसी क्रम में लगभग 1760 ईस्वी के लगभग पलायन करने वाले चित्रकार पटना और इसके आसपास के क्षेत्रों में बसकर स्थानीय अभिजात वर्ग के संरक्षण में चित्रकला के क्षेत्रीय रूप को विकसित किया, जो कि हम लोग इसको पटना कलम या पटना शैली बोलते हैं। इसको हम लोग पटना कलम, पटना शैली, पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग तथा इंडो ब्रिटिश शैली भी इसको बोलते हैं, जो कई नामों से जाने जाते हैं। इसका जो विकास बिहार में होता है 18वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों तक होता है। यहाँ पे हम लोग अभी चर्चा की कि मुगल समाज के पतन के अवस्था में शाही दरबार में कलाकारों को प्रश्न नहीं मिलकर इसका अन्य क्षेत्रों में पलायन होता है, जिसके कारण चित्रकला के विभिन्न क्षेत्रीय रूप विकसित होते हैं। इसी में से एक पटना कलम या पटना शैली इन्हीं में से एक है। अब इसका प्रभाव देखते हैं कि पटना कलम शैली पे किस किस का प्रभाव था। तो जो मुगल शाही शैली का प्रभाव इसको हम लोग देखते हैं सबसे पहले। इसके अलावा तत्कालीन जो ब्रिटिश कला का भी प्रभाव इसमें देखते हैं, साथ ही इसमें स्थानीय विशेषताएं भी मौजूद थी। तो ये तीनों मिलकर एक अपनी पटना कलम शैली एक इन्हीं से मिलता हुआ एक पृथक पहचान बनाता है। ये अपनी विशेषताएं इसकी है। इसका क्षेत्रीय विस्तार हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे पटना सिटी का जो एरिया है, लोधी कटाला, कुछ आप याद रखिए, मुगलपुरा, दीवान मोहल्ला, मच्छर कट्टा, नित्यानंद का कुआं क्षेत्र। इसके अलावा आरा तथा दानापुर में भी कुछ चित्रकार जो बस के वहाँ पे इसको क्षेत्रीय रूप से इसको विकसित करते हैं। तो इसका जो क्षेत्रीय विस्तार है उसकी चर्चा भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें चित्रकला के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो दैनिक एवं जनसाधारण जीवन के पे आधारित जो चित्र बनाए जाते थे, जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पे हम दिए हुए हैं। जैसे जमादार का कुत्ते के साथ संघर्ष करते हुए, मछली बेचती हुई औरत, खेत जोतता हुआ किसान, लकड़ी काटता हुआ बढ़ी। इसके अलावा जो विवाह और त्यौहार का जो आयोजन होता था, सामाजिक आयोजन, उस पर भी कुछ चित्र बनाए जाते थे, जैसे कि पालकी उठाए हुए कहाड़, दिवाली तथा होली के दृश्य भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा पशु पक्षी एवं विभिन्न प्रकार के फूलों का भी चित्रण किया जाता था, जिसमें कि जो मेन है वो हम लोग देखते हैं सेवक राम तथा हुलास लाल, इनके द्वारा पशु पक्षी तथा विभिन्न प्रकार के फूलों का चित्रण किया जाता था। अब पटना कलम की विशेषताओं पे आते हैं, जो कि हमेशा क्वेश्चन इससे पूछे जाते रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो इसकी जो विशेषताएं हैं, ये चित्रकला है जो फारसी यानी मुगल कला, जो मुगल शैली है,
मुगल शैली तथा ब्रिटिश शैलियों से प्रभावित है, मैं दोनों का सम्मिश्रण एक तो कहिए सम्मिश्रण है, तथा स्थानीय जो विशेषताएं हैं वो भी इसमें जुड़ा हुआ है। मुगल शैली से रंग और स्तरों को अपनाया गया था, तो ब्रिटिश ब्रिटिश शैली से छायांकन को अपनाया गया, तो ये सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा चित्रकला के विस्तृत एवं उत्कृष्ट रूप से सजाए गए बॉर्डर हैं जो पेंटिंग के विषय में प्रमुखता पे केंद्रित हैं। ये कुछ विशेषताएं हैं पटना कलम के। इसके अलावा बारीकी एवं अलंकरण पर भी विशेष जोर दिया जाता था। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस शैली के चित्रों में चिड़ियों का चित्रण खास तौर पे देखने योग्य है पटना कलम में। जो पटना कलम का अधिकांश जो चित्र है वो मिनिएचर लघु चित्र के श्रेणी में आते हैं, जो कि विभिन्न सतहों पर जैसे कागज, अभ्रक, हाथी दांत तथा कई कई हड्डी के सतहों पर भी बनाया जाता था। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं है वो सादगीपूर्ण तथा समानुपातिक है, पटना कलम की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके अलावा इसमें व्यक्ति चित्रों की प्रधानता है। इसके अलावा जो आम जीवन की जो त्रासदी होती है उसको भी काफ़ी बखूबी दर्शाया गया है। यहाँ पे व्यक्ति चित्रों की प्रधानता में हम लोग देखते हैं, इसमें मनुष्य को चित्र में ऊंची नाक, भारी भवे, पतले चेहरे, गहरी आंखें तथा पुरुषों की घनी मूछें को दिखाया गया है। तो ये सब विशेषताओं में आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा इस शैली के जो चित्र हैं वो बिहार के सामान्य जनजीवन से का चित्रण करते हैं, जैसे श्रमिक वर्ग हो गया, दस्तकारी वर्ग हो गया, आवागमन के साधन तथा बाजार के दृश्यों का इसमें चित्रांकन पटना कलम शैली में किया गया। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि मदरसा पाठशाला के चित्र भी यहाँ पे हैं। इसके अलावा पशु पक्षियों तथा विभिन्न प्रकार के फूलों का चित्र भी हुआ है, चित्रण हुआ है इसमें, क्योंकि पहले हम चर्चा किए हुए हैं। अब आगे कि इसमें रंगने की निजी शैली थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका पटना कलम की अपनी विशेषताएं हैं। इसमें कलाकार हैं जो एक दो बालों वाली ब्रशों का इस्तेमाल महीन कार्यों के लिए करते थे, तथा जिसमें तुलिकाएँ होती थी, जो ब्रश छोटा सा होता था, जो गिरहनी के दुम के बालों से तैयार किया जाता था, क्योंकि जो इसका जो गिरहनी के दुम के जो बाल होते थे काफ़ी मुलायम होते थे। इसके अलावा जो मोटे कामों के लिए बकरी, सुअर अथवा भैंस के गर्दन के बालों का इस्तेमाल किया जाता था। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो रंग यूज किया जाता था वो काफ़ी नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि लाल रंग लाल से, सफ़ेद रंग विशेष प्रकार की मिट्टी से, काला रंग काली अथवा जलाए गए हाथी दांत की राख से, तथा नीला रंग नील से, तथा राजवर्त रंग लेपिस लेजूरी नमक पत्थर से बनाया जाता था। तो जो रंगों का इस्तेमाल होता था काफ़ी नेचुरल होता था, प्रकृति में जो पाए जाते थे उसी से बनाया जाता था। इस शैली के जो अधिकांश जो चित्रकार है वो पुरुष है, इसलिए इसको पुरुषों की चित्र शैली भी इसको कहा जाता था। अब हम लोग देखते हैं कि पटना कलम में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चित्र हैं, इसमें चार का हमने यहाँ पे वर्णन किया, जो कि आप मेंस में इसको कोट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जिसमें महादेव लाल द्वारा चित्रित गांधारी चित्र, जिसमें कि नायिका के बिना के अवसाद को बहुत बारीकी से दर्शाया गया है। इसके अलावा माधोलाल द्वारा चित्रित रागनी तोड़ी पर आधारित चित्र, जिसमें कि बिरहनी नायिका को बिना लिए हुए दिखाया गया है। इसके अलावा शिवलाल द्वारा चित्रित मुस्लिम निकाह का चित्र तथा यमुना प्रसाद द्वारा चित्रित बेगमों की शराबखोरी का चित्र भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग तकनीक पे आते हैं, तो तकनीक में हम लोग देखते हैं कि इसमें पहले जो हम लोग ऐसे पेंटिंग बनाते हैं उसमें पहले पेंसिल से चित्रकारी किया जाता था, उसके बाद ब्रश का उपयोग किया जाता था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि चित्रकला की जो पटना चित्रकला की जो तकनीक है उसमें है कि पेंसिल का उपयोग किए बिना ही सीधे ब्रश की सहायता से चित्रकारी किया जाता था। इस तकनीक का नाम जो होता है कजली स्याही कहा जाता था। कजली स्याही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। इसमें बिना पेंसिल का उपयोग किए हुए डायरेक्ट चित्रकारी ब्रश की सहायता से चित्रकारी किया जाता था। यहाँ पे हम लोग देखें कि इस तकनीक में जो रंग यूज होता था वो गहरे भूरे, गहरे लाल, हल्के पीले तथा गहरे नीले रंग का प्रयोग किया जाता था। इस जो प्रमुख चित्रकार हैं आरंभिक चित्रकार उसमें सेवक राम तथा हुलासलाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पशु पक्षियों तथा फूलों का चित्र इनके द्वारा बनाया जाता था। इसके अलावा जो अन्य प्रमुख चित्रकार हैं वो जयराम दास तथा शिव दयाल लाल हैं। अंतिम जो शीर्ष जो चित्रकार है वो स्वरी प्रसाद वर्मा है, जिनका कि बाद में पलायन कलकत्ता में की ओर हो जाता है, तथा इसके बाद ही वो पटना कलम अपने पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि पटना कलम का पतन कैसे हुआ, तो लगभग 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में काफ़ी प्रचलित रहा, खूब प्रचलित रहा। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इस शैली का पतन होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि इसके जो आश्रयदाता थे, जो अभिजात वर्ग था, वो उनकी मृत्यु हो गई तथा इसके कारण अनेक कलाकार जो आश्रयहीन हो गए। इनके द्वारा
आश्रय नहीं मिलने के कारण इनके कला जो कलाकार थे वो कहीं और चले गए या उन्होंने इस पेशा को त्याग दिया। अब आलोचनात्मक विवरणी में हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसकी जो इस शैली के पृष्ठभूमि तथा लैंडस्केप का ज़्यादा प्रयोग नहीं होता था। इसका नेगेटिव पॉइंट पे देखते हैं, तो इसके जो पृष्ठभूमि तथा लैंडस्केप का प्रयोग नहीं होने के कारण चित्रकार की कल्पना को मूर्त रूप देना पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पा रहा था। साथ साथ हम लोग देखते हैं कि जिसमें मुगल पटना कलम शैली में मुगल शैली के चित्रों की भव्यता का अभाव है। मुगल शैली जो थी अभिजात तथा दरबार के दृश्यों पर केंद्रित था। इसी कारण इसमें हम लोग देखते हैं कि जो पटना कलम शैली में भी राजे रजवाड़े से संबंधित विषय वस्तु का अभाव इसमें पाया जाता था। चूंकि ये चित्र व्यावसायिक उद्देश्य के लिए बनाए जाते थे पटना कलम के चित्र, इसलिए इसमें मुगल कला की जो समृद्ध कला है उसका अभाव इसमें पाया जाता था। कांगड़ा शैली में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे इसका जो शैली की विशेषता थी, इसमें भवन स्थापत्य कला की विशेषताओं को बहुत बारीकी से उकेरा गया था। लेकिन पटना कलम शैली में जिसमें भवन स्थापत्य कला की विशेषताएं अनुपस्थित होती हैं, इसमें चटक रंग का जो प्रयोग होता है वो नगण्य है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि बंदूबंदी पेंटिंग जो कि बिहार में अभी भी काफ़ी, अब सिर्फ बिहार में नहीं मतलब भारत के दूसरे राज्यों में तथा विदेशों में भी काफ़ी अभी भी वर्तमान है, लेकिन पटना कलम मधुबनी पेंटिंग ऐसा लोकप्रियता हासिल नहीं कर सकता। तो इसकी कुछ एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि आपको नोट करना का कि आप देखते हैं कि आलोचनात्मक विवरणी आ गया, परीक्षण आ गया, विवेचना अगर क्वेश्चन में आ गया, तो इसको कुछ 5-6 पॉइंट आपको नेगेटिव पॉइंट है उसको भी आपको मेंशन करना है। अब कुछ संभावित प्रश्न हैं जिससे पहले जो हम लोग देखेंगे सिर्फ सिंपली क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। इसमें यह है कि पटना कलम की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करते हुए इसकी आलोचनात्मक विवरणी प्रस्तुत कीजिए। तो ये वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, तथा अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।